गवर्नेंस मतलब विकास, और क्या नरेंद्र मोदी का ये विकास का मॉडल 78 मंत्रियों के दम पर कायम हो पाएगा? सवाल इसी बात का ब्रेक से पहले उठा। मुकेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, तीनों का सार लगभग यही था कि नरेंद्र मोदी जो चाहते थे कर लिया, लेकिन करने के बाद क्या विकास की तब्दीलियां देखने को मिलेगी? देखिए, मैं सबके पहले तो जो राजस्थान से हमारे मंत्री बने हैं, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। अभी तजुर्बा और तालीम की बात आई, तो जहाँ तक अभी जिनको आज राजस्थान से शामिल किया गया है, एक हमारे रिटायर्ड आईएएस हैं जो पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं, साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील हैं, तीसरे जिनको शिक्षाविद और प्रशासनिक सेवाओं का भी लंबा अनुभव रहा है। तो तजुर्बा और तालीम वाली जो बात है वो आपके राजस्थान में भी सिद्ध होती है, जो हमारे राजस्थान से लिए गए हैं। अभी जो दूसरी बात है, सुनील जी ने एक प्रश्न उठाया कि कहीं ऐसा मंत्रिमंडल नजर ही नहीं आता, इनको सिर्फ मोदी जी ही नजर आते हैं। ये बात मोदी जी की जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा सा पहले इनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के आने के पहले ये नजर आता था कि प्रधानमंत्री कहीं है ही नहीं, उनके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो प्रधानमंत्री को चला रही है, पहले ये नजर आता था। तो ये एक इनकी मैं थोड़ा सा इनको याद दिला दूं तो निश्चित है, इनको स्वाभाविक है, इनको प्रधानमंत्री अब नजर आने लगे। ये हमारे देश का, राष्ट्र का सौभाग्य है कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सिर्फ अपितु भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जिन्होंने देश का नाम उजागर किया, और आज एक पूरे विश्व में उनकी लीडरशिप मानी गई है, उनको नेता माना गया है। पहले मंत्री राजनीतिक तजुर्बे के आधार पर बनाए गए थे, बिल्कुल, लेकिन आपने जो जिक्र किया वो सवाल सबका था। मैं वो जानना चाहता हूं, इस बार राजनीतिक तजुर्बा हाशिए पर रहा। मेरे लिए ये आवश्यक होगा कि मैं मेरे कांग्रेसी मित्र का जो बात उन्होंने कही है, मैं उसको पहले संक्षेप में उसका जवाब दे दूं। तो जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, एक ऐसा नेता मिला है, निश्चित रूप से वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है, इसमें कहीं दो राय हो ही नहीं सकती। जहां तक इन्होंने ये बात कही कि कहीं इनको मंत्रिमंडल नजर नहीं आता, वो इनको क्यों नहीं आता वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन चाहे आज हमारे वित्त मंत्री अरुण जी जेटली का मामला हो, चाहे उन्होंने जो अपने बजट पेश किए हैं जिस प्रकार से, हमारे और जो मंत्री, हमारे इतने सब सीनियर लीडर्स जिन्होंने 2 साल के कार्यकाल में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में हमको जो लगने लगा था कि भारत की सरकार किस प्रकार की है, उसकी क्या छवि बनी थी, मैं उन पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता था। ऐसी छवि बनी थी कि जो हम को बड़ा दुखदायी साबित होती थी। आज हमारे जेटली और सुषमा नहीं पहुंचे, सुनील जी ने सवाल खड़ा किया था। जेटली जी, सुषमा जी, राजनाथ सिंह जी, वेंकैया नायडू जी, ये सारे नेता एक पूरे हिंदुस्तान के बड़े लीडर्स हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, और अपने अपने विभागों का काम इतनी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और इन्होंने अपना नाम किया, अभी प्रकाश जी जावड़ेकर राज्य मंत्री थे, उनको अभी प्रमोट किया कैबिनेट पर। आप उनकी वर्किंग देखिए, उन्होंने जो काम किए हैं, तो सारे देश के मंत्री अपने तरीके से अपनी जो उनकी अनुभव है उसके आधार पर, और जो देश की जो आवश्यकता है उनके विभागों की, काम प्रकाश जावड़ेकर का जो आप बयान करना चाहे कि वो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने, बिल्कुल राज्य मंत्री से उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया ना। अभी मेनका जी से टेंशन क्यों हुआ उनका? नहीं, मेनका जी से देखिए, अब आप ये बहुत छोटे, मेनका जी से क्या टेंशन हो सकता है कि कोई उन्होंने मुद्दा उनके ध्यान में लाया हो, और अगर उसमें कोई ऐसी रही तो उसमें बाद में सुधार भी। चलिए, मैं आपके सवालों का जवाब सुनील जी से ले लेता हूं। सुनील जी, आपके दल में जो रवायत थी उसके मुताबिक पहले राजनीतिक अनुभव देखा जाता था, लेकिन मोदी ने लीक से हटकर किया कि पहले बैकग्राउंड देखा और उस मुताबिक परफॉर्मेंस तय की गई। कुछ लोग बाहर हुए और कुछ लोग जो दाखिल हुए हैं उनका भी कुछ कुछ यही पैमाना रखा गया है, तो फर्क है। देखिए, बात एक है कि हमेशा जो होता है, मतलब बहुत ही जोरदार चीज है कि सत्ता के अंदर आप विचार खो गया है। जिस विचारधारा की बात भाजपा करती है, ये सालों से करती आई है। सच्ची बात तो ये है कि इनको अपना एक कैडर नहीं मिला जिसको ये मंत्री बना पाए, एक कैडर नहीं मिला। ये कहते हैं कि हम जनसंघ के जमाने से काम कर रहे हैं, ये कहते हैं हम तब से काम कर रहे हैं, भैरव सिंह जी के 52 से। यहां प्रश्न है कि इनको एक आदमी, ऐसा आदमी जिसने बचपन से बीजेपी को ज्वाइन किया हो, जो इनके संघ का प्रतिबद्ध क्योंकि कार्यकर्ता की बात करते हैं, इन्हें एक कैडर नहीं मिला। कैडर का जैसा इग्नोरेंस हुआ है, दिल से तो रो रहे हैं पारिक साहब भी, कह नहीं पा रहे यहाँ पे कह नहीं पा रहे। बात एक है, आप राजस्थान के संदर्भ में बोल रहे हैं। पहले राजस्थान के तीनों चारों की बात की, मैं राजस्थान के संदर्भ में पहले जवाब दे रहा हूं कि तीनों मंत्री ऐसे मंत्री हैं जिनको इन्होंने कहा कि रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड एडवोकेट है। प्रश्न एक है
कि राजस्थान से एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता इन्हें इस योग्य नहीं मिला जिसको ये मंत्री बना दे। इससे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान कोई नहीं कर सकता था जैसा इस अपमान इस मंत्रिमंडल में हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि हर कार्यकर्ता बीजेपी के, मुझे कुछ लोग मिले आज दिन में, दिल रो रहा है लोगों का, दिल इनका भी रो रहा है। जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे, क्या इस मंत्रिमंडल में वो पूरे होते नजर नहीं आते? अब आ जाइए आगे की बात कर लेते हैं। पारिक साहब कह रहे हैं, तो प्रश्न एक है कि भारतीय जो हमारा जो लोकतंत्र है वो संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है। यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वहां पे कोई व्यक्ति पूजा की बात नहीं हो रही है। आपने मंत्रियों का भी बयान देखे होंगे, आपने कहीं भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र की बात नहीं करे, उन विचारधारा की बात नहीं करे, उन सपनों की बात नहीं करे, केवल और केवल एक व्यक्ति सेंट्रिक, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कैसे इस जगह पहुंचे हैं। तो प्रश्न एक है, जहां विचारधारा गौण हो जाती है, जहां व्यक्ति प्रमुख हो जाते हैं, तो आप क्या अपेक्षा? चलिए, मैं दर्शकों का रुख करता हूं, फिर लौटूंगा आप लोगों के पास। बिल्कुल, एक अंतिम जवाब और दीजिए, बता दीजिए। चलिए, मैं रुख करूंगा जी। प्रश्न एक है कि भाजपा का पूरा विखंडन सामने आ गया इस मंत्रिमंडल के बाद कि सुषमा जी नहीं आ रही, जेटली जी नहीं आ रहे, शिवसेना जो बात कर रही है वो आप इस पे आता हूं, एक्सपर्ट्स के पास आता हूं मैं, आप उनका भी ओपिनियन लूंगा। स्वामी के जो तोपखाना खुला हुआ था वो पूरे देश ने देखा है भाजपा किस दिशा में जा रही है। चलिए, कृष्णा जी नमस्कार, जयपुर से। सर नमस्कार। बताइए सर, मैं आपके आज इस बिग फाइट के अंदर मेरी दो राय रहेगी। जी बताएं। पहली राय तो मुकेश जी से, अभी मैंने इनका स्टेटमेंट सुना आपके चैनल के माध्यम से कि आज नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट में विस्तार किया है उसके अंदर किसानों को, गरीबों के लिए किया। मैं इनसे ही आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, किसानों के बारे में इन्होंने क्या सोचा, युवाओं के बारे में इन्होंने क्या सोचा, विकास के बारे में अगर ये चलिए, बातचीत के बीच में ये मसला भी निकल कर आएगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर नमस्कार। बताएं सर, सभी नेताओं को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सभी भाजपा नेताओं को कि ये 3 साल उनकी परीक्षा के हैं, वो खुद को साबित करके दिखाएं और पार्टी का जो विश्वास किया है, मोदी साहब ने जो विश्वास किया उनको, उसमें खड़ा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशा कौशिक जी, क्या लगता है कि इस बार कुछ अलग किया है, रवायत बदलते हुए नरेंद्र मोदी ने रिस्क लिया है? क्योंकि पहले हम देखते थे राजनीतिक तजुर्बा देखा जाता था, क्षेत्रीय जातीय समीकरण देखे जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसके मुताबिक इस बार उन्होंने बैकग्राउंड देखा है कि किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। कि कोई रिस्क हुआ है इसमें? हाँ अश्विनी जी, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जो पुराने मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अभी हाल ही में एक मीडिया हाउस ने सर्वे करवाया। उस सर्वे में किसी भी मंत्री का 50% से अधिक जनता ने मार्क्स उनको नहीं दिए। तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो 50% से अधिक नहीं है, 50% सेकंड डिवीजन माना जाता है। दूसरा सवाल जो आपने उठाया वो ये कि पहचान की राजनीति से इतर क्या मोदी जी ने रिस्क लेने की कोशिश की है। पहचान की राजनीति से इतर नहीं है। ST, SC, OBC, वेमेन, माइनॉरिटी, ये सब कंसिडरेशन से एक तरफ, दूसरी तरफ क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन का कंसिडरेशन भी है। 10 राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और सीधा सीधा जैसे पहले हम लोगों ने बात की, जो राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उन चुनावों को सामने रखकर ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति जरूर है। आगे तो की सोचिए आपके मुताबिक। बिल्कुल, तो चुनाव की राजनीति से अलग हटकर हम इसको नहीं समझ सकते। ओम सैनी जी, आपकी क्या राय है? फिलहाल क्या आगे के चुनाव का ख्याल किया गया है यहाँ पर? ओम सैनी जी। निश्चित रूप से देखिए, मैं आशा जी की जो बात है उसी को तायद करता हूँ कि ये सारा विस्तार जो हुआ है वो सारा चुनाव की निगाह से इशारा किया है कि OBC कहाँ जाएंगे, अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे और अनुसूचित जाति के लोग कहाँ जाएंगे, यूपी में कौन सा ब्राह्मण चेहरा उनके लिए बड़ा मुफीद अब तैयार होना चाहिए। मोदी का दावा क्या हुआ? देखिए मोदी जी, ये देखिए वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री मेरा ख्याल है कि स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने जो कुछ किया है वो किसी और निगाह से किया है। लेकिन सब कुछ उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड, ये 3 राज्य हैं जिनको निगाह में रख करके सारा विस्तार हुआ है। हम लोगों को जो पार्टिसिपेशन मिला है, हमारे राज्य को जो हिस्सा मिला है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ इतर है, कुछ अलग हट करके वो राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ नजर आता है। कि हमारे अर्जुन मेघवाल क्यों मंत्री बनाए गए हैं या चौधरी क्यों बनाए गए हैं, ये सारा कुछ अलग तरीके से नजर आता है। बाकी तो सारी जगह से वो मतलब यहाँ भी क्षेत्रीय समीकरण साधे गए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, सवाल निश्चित रूप से। भीतर की सियासत का है, जिसका जिक्र सुनील जी ने 2 बार लगातार किया है
उसके मुताबिक कहीं असंतोष को पाटने की कोशिश थी, लेकिन बड़े नेताओं के बीच का असंतोष निकलकर सामने आ गया। क्या ये भी लगता है कहीं पर इस कवायद के बीच? देखिए, लग तो रहा है, बोल नहीं रहे लोग, सही कहते हैं। वो जो सुनील जी फरमा रहे थे कि लोग अंदर ही अंदर कह रहे हैं, तो जिस तरह की आदत रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती रही है, जैसे जावड़ेकर को बढ़ाया, उन्होंने केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन राजस्थान से जो लोग गए हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के हैं या उस तरीके से प्रशिक्षित हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और जिनकी आवाज अलग किस्म की होती थी। अर्जुन राम मेघवाल दूसरी बार सांसद बने हैं, राज्यवर्धन सिंह पहले थे लेकिन पहली मर्तबा जीते, और बाकी की बात की जाए सीआर चौधरी की, अर्जुन राम मेघवाल का अगर बात, चौधरी पहली बार सांसद है। देखिए, अर्जुन राम मेघवाल जिनको कहा बड़ा साफ सुथरा है, तो उनके जरा देख लीजिएगा कि पिछले चुनावों में उनके ऊपर किस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं, और आज भी अदालत के अंदर उन सारी बातों को, जैसे एक गंगानगर वाले जिन सांसद को हटाया है उनके ऊपर भी एक मुकदमा चल रहा था, और अर्जुन राम मेघवाल पर भी चल रहा है, आरोपों के साथ में चल रहा है, और ये करके चल रहा है किस तरीके से उन्होंने फर्जी मतदान करवाया था, ये सारी बातें सामने है। लेकिन बेस्ट पार्लियामेंटिरियन का अवार्ड भी उनको मिला। देखिए, आश्चर्यजनक है, ये आश्चर्यजनक है कि जिस तरह का उनको अवार्ड मिला है, वो संसद का प्रदर्शन है, वो संसद का प्रदर्शन है। मेरे ख्याल से सुनील जी की प्रतिक्रिया है, फिर मैं मुकेश जी करूंगा। फुग्गन सिंह कुलस्ते को लेके आए मंत्री बना के। आप ये देखिए ना, जिस आदमी के बारे में पूरा देश इस बारे में आश्वस्त है कि नोट फॉर वोट के अंदर फंसे हुए फुग्गन सिंह कुलस्ते, वो आ रहे हैं। आप साफ सुथरी की बात कर रहे हैं, आप लगातार एक बात कहते हैं कि आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, और फुग्गन सिंह कुलस्ते आपके मंत्री बनते हैं, जिसको पूरा देश जानता है दागी है। ये मंत्रिमंडल, सच्ची बात तो ये है कि ये किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण जोड़ तोड़, और जहां कहीं कोई छवि नहीं देखी गई, कुछ और नहीं देखा गया, केवल राजनीति से प्रेरित ये पूरा काम है। और ये इस ईमानदारी की बात आप सोचिए, फुग्गन सिंह कुलस्ते अगर किसी मंत्रिमंडल में आते हैं तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश जी से जवाब लेते हुए दो कॉलर्स हैं, उनका भी रुख करेंगे। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? बिल्कुल, देखिए, जो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है और मंत्रिमंडल में सब तरह का एक मिश्रण होता है, अब इस बात को आप इसमें मैं कह रहा नहीं, कोई दागी नहीं है। मैं अगर उसने किसी चीज को उजागर किया है तो वो दागी कैसे हो गए? उन्होंने, आपने तो उनको पैसे थे, उन्होंने उजागर किया, अब आप उनको दागी बता रहे हैं। वो देखिए, आज अपन विस्तार, मैं निहाल चंद जी फिर अर्जुन राम जी मेघवाल जो आपने चर्चा की, दोनों पर बताता हूँ। अर्जुन राम जी मेघवाल पर जो पॉलिटिकल मुकदमा है, आप उसका मालूम कर लीजिए, उनके ऊपर कौन सी ये तय हो गया कि इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गए, नंबर 1। नंबर 2, अर्जुन राम जी मेघवाल की जो परफॉर्मेंस रही है अभी लोकसभा में, पिछली लोकसभा में भी और इस लोकसभा में भी, चाहे उनकी उपस्थिति को लेके हो या उन्होंने जिस प्रकार के वहां पर अपना पक्ष रखा हो उसको लेकर हो, एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने वहां पर दिखाई है, और मैं मानता हूं कि उसी के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। चलिए मुकेश जी, दो दर्शक है, अब उनकी राय का भी रुख कर लेते हैं। मनीष जी ब्यावर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार मनीष जी। कॉलर लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सुनील जी नमस्कार, आप जयपुर से हैं। अश्विनी जी नमस्कार जी। अश्विनी जी, मैं 3 बातें कहना चाह रहा हूँ। जो आज जो मोदी सरकार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आप देखो 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2018 में राजस्थान प्रदेश का चुनाव है, और 2019 में लोकसभा चुनाव है। आगे देखो, जो सरकार 2.5 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, आप वो मंत्रिमंडल बदल के क्या झूठे काम के बारे में सोच रही है? अच्छा, आप देखो, इनके जो वादे थे, 370 जम्मू कश्मीर का वादा था, राम मंदिर बनाने का वादा था, काला धन लाने का वादा था। अच्छा, आज इनकी दादागिरी देखो। जो दिल्ली की सरकार है, जो लोकतंत्र, आज जो लोकतंत्र का जमाना है, आज राज्यपाल के थ्रू और चलिए, मेरे ख्याल से बात आज विस्तार तक सीमित रखें तो बेहतर होगा। सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की अगर बात की जाए तो जो औसत उम्र है वो यहाँ पर करीब 60 के आसपास निकल कर आ रही है। तो इस मुताबिक क्या युवा का ध्यान है, क्या रोजगार का ध्यान है, और क्या बढ़ते भारत का ध्यान है? ब्रेक के उस पार इसी पर बात करेंगे।